बजाज फाइनेंस वायदा कारोबार में ऑलमोस्ट टॉप लूजर है। आइए बजाज फाइनेंस में गिरावट की क्या है बड़ी वजह और क्यों इतना एक्शन हुआ है, बताने के लिए तैयार है वरुण दुबे। वरुण बताइए। तो अनिल जी, गिरावट का कारण ये है कि आरबीआई ने इनके ऊपर कार्रवाई की और इनके जो 2 प्रोडक्ट है उनके डिजिटल लेंडिंग पे बेसिकली रोक लगाई है। अब ये 2 प्रोडक्ट कौन से हैं? ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इंस्टा ईएमआई कार्ड है। अब इंस्टा ईएमआई कार्ड क्या है, मैं आपको एक फटाफट बता देता हूँ। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस का एक कार्ड आता है जिस पे आपको प्री अप्रूव्ड लोन सैंक्शन किया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदना चाहें और अगर आपके पास बजाज फाइनेंस का कार्ड है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आप जाके वो कार्ड दिखा के लोन ले सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट पे, 1 लाख 2 लाख जैसे भी वो लिमिट होती है। तो उसके डिजिटल लेंडिंग पे यहाँ पे आरबीआई ने रोक लगाई है। और आरबीआई का बेसिकली कहना है कि डिजिटल लेंडिंग के जो नियम है उसका उल्लंघन इन्होंने किया है, उसके कारण ये रोक लगाई गई है। और याद रखिएगा, नए कार्ड जारी करने पे रोक नहीं लगाई है, केवल जो कार्ड है उसके डिजिटल लेंडिंग पे रोक लगाई गई है। दरअसल सितंबर 2022 में आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग के गाइडलाइंस लाए थे और उसमें की फैक्ट स्टेटमेंट जो है वो देने को कहा गया था, यानी कि जो एनुअल परसेंटेज रिकवरी मैकेनिज्म ये सब उसमें होता है वो अपने जो कस्टमर्स है उनको देने को कहा गया था, वो इस कंपनी ने नहीं दिया है, इसके लिए ये रोक लगाई गई है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर आप देखेंगे तो कंपनी की कुल एयूएम जो फीस होती है उसमें करीब 2% के आसपास का इम्पैक्ट है, करीब 65 करोड़ रुपए के आसपास का इम्पैक्ट है। पीबीटी में करीब 1.5% के आसपास का असर होगा। और अगर ये रोक जारी रही तो आय मुनाफे में करीब 5 से 6% के आसपास की ही यहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। हाँ, नो डाउट अगर लंबे समय तक ये रोक जारी रही तो इम्पैक्ट शायद बड़ा होगा, नए कस्टमर एक्विजिशन पे भी इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसी तरह का इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। वो इसलिए है क्योंकि कंपनी के कुल जो ईएमआई कार्ड्स है उसमें से 10% जो है वो केवल डिजिटल माध्यम से द्वारा इशू किए जाते हैं। ये आप याद रखिएगा। Q2 में कंपनी ने 3.58 मिलियन नए ग्राहक जोड़े थे, उसमें से 8% जो है वो ईएमआई कार्ड्स के थे। और कंपनी के कुल क्लाइंट बेस में से अगर आप देखेंगे तो 5% के आसपास जो है वो ईएमआई कार्ड्स के हैं। हालांकि फर्स्ट हाफ FY24 को अगर आप देखें तो कुल कस्टमर एक्विजिशन में से 18 से 19% जो है वो डिजिटल ईएमआई कार्ड से था। 19% कस्टमर, हाँ तो मतलब 20% का कस्टमर एक्विजिशन तो बड़ा है ना, वही दिक्कत है। लेकिन अनिल जी वही है कि ईएमआई कार्ड जारी करने पे इनको ना नहीं बोला है, सिर्फ ये है कि आप डिजिटल लोन्स नहीं दे सकते। कार्ड जारी करने ये कार्ड कोई लेगा ही क्यों अगर आप डिजिटल लोन नहीं देंगे। ये ईएमआई कार्ड ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में यूज होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन में यूज होता है। और इनका बेसिकली डिजिटल लेंडिंग पे इनको रोक लगाई है तो वहाँ इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा होगा। हालांकि ग्रोथ एरिया यही था। अब इसमें ब्रोकरेज हाउस क्या कह रही है कि सबसे अच्छी बात तो ये कह रहा है कि फेस्टिवल सीजन निकल गया उसके बाद ये रोक लगाई, नहीं तो दिक्कत और बड़ी हो सकती थी। तो ये एक अच्छी बात है, 1-2 तिमाही में इसमें सुधार हो सकता है। और इनका कहना है कि ये एक ऑपरेशनल दिक्कत है, इन्होंने गाइडलाइंस का कोई उल्लंघन नहीं किया, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको अगर सुलझा दे तो फटाक से सुलझ सकता है। और ये कोई बहुत बड़ा आरबीआई का उल्लंघन नहीं है जिसके कारण आप कह सकते हैं कि इनके जो एचडीएफसी बैंक का जो उल्लंघन हुआ था इसमें क्या फर्क है? अरे जी वो टेक्निकल नहीं था, नो डाउट उसको कहते तो टेक्निकल ही थे, लेकिन वो इशू अलग था। कार्ड क्रेडिट कार्ड का जो इनका था पर वो भी चेक करिए, दोनों के बीच में क्या फर्क, क्योंकि उसको ठीक होने में 15 महीने लग गए। 15 महीने लग गए। हाँ, तो एचडीएफसी बैंक को करवाने में 15 महीने लग जाए तो फिर ये समझना जरूरी है। ओके, लेकिन ब्रोकरेज हाउस कह रही है कि इनको शायद 1-2 क्वार्टर में हो जाएगा अगर नहीं हुआ। हाँ, नहीं तो ब्रोकरेज हाउस के चक्कर में मत जाइए। उसका रीजन बताता हूँ। ये सारे ब्रोकरेज हाउस ने अभी QIP के पहले सबने रिकमेंड किए, और जब तक ये लोग बेच नहीं देंगे तब तक ये डाउनग्रेड भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही सबको स्टॉक दिला। 8,800 करोड़ का QIP कहाँ हुआ है? वो बात तो सही है। और ये तो 1 क्वार्टर का रिजल्ट देखने के बाद डाउनग्रेड करेंगे, तब पता चला भाव अगर 6,500 हो गया, 6,000 हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? राइट। तो ब्रोकरेजेस तो ठीक है, वो मुंबई वो बॉलीवुड फिल्मों में पुलिस की तरह लास्ट में आती है। कुछ कम केसेस में ऐसे होते हैं क्या, एक्चुअली वो सबके साथ है, उन्हीं के साथ ही। अगर हमने भी कोई स्टॉक रिकमेंड किया और कोई खराब खबर आ जाए तो हमको भी लगता है नहीं आज निकल ठीक हो जाए, मन में वो आता ही है, सबके आता है, ह्यूमन नेचर है। इसलिए वो उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता। मुझे ये समझना कि मैनेजमेंट क्या गाइडेंस, एक्चुअली मैनेजमेंट को बताना चाहिए एग्जैक्टली कितना बड़ा है कितना नहीं है, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा कंफर्ट आ जाए कि भाई है कि नहीं है वाकई में, कि कब तक सुधरेगा। क्योंकि एक और रेगुलेटरी एक्शन, दूसरी ओर कंपटीशन, क्योंकि ये जो मार्केट शेयर लोग तैयार बैठे हाथों हाथ लेने के लिए, राइट। वो तो कंपटीशन तो तगड़ा है। हाँ, सो अगर 6 महीने भी चल गया तो आपका कितना बिजनेस जा सकता है? आप खुद कह रहे हो 20%, 18% कस्टमर तो वहीं से आ रहे हैं, कस्टमर्स वहीं से आ रहे हैं, वो तो है। अनिल जी बेसिकली मैं एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट पढ़ रहा था
और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दिस एम्बार्गो टू लिफ्ट विद इन नेक्स्ट 6 to 8 वीक्स। ये उनकी स्टेटमेंट है। हालांकि अब तक मैनेजमेंट ने कोई औपचारिक ऐलान तो मेरे ख्याल से किया नहीं है, बट लेट्स सी, दिक्कतें बड़ी है और अगर ये मामला नहीं सुलझा तो दिक्कतें और बड़ी हो सकती है, तो यहाँ पे नजर रखना है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि एक और एम्बिट का भी नोट आया है, वो थोड़ा डरावना ज़्यादा है, मैंने लगता है वो पड़ गया है। तो सबका अपना अपना एनालिसिस है। अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि मैनेजमेंट की तरफ से क्या इस पर क्लेरिफिकेशन आता है, क्या गाइडेंस आता है, और अगले ये वाला क्वार्टर तो चलो फेस्टिवल वाला निकल जाएगा, अगले क्वार्टर में कितना इम्पैक्ट आता है उससे पता चलेगा। और इसमें बाकी फिर जैसे कि आपने कहा कॉम्पिटिटर्स, इसमें एक अनिल जी बताऊंगा कि एक कॉम्पिटिटर है जो कि मैंने नॉर्मली चैनल चेक्स पे से देखा है, वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जो कि सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है कंज्यूमर लोन। सॉरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है कंज्यूमर लोन्स में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है। तो अब पता नहीं किसको मार्केट शेयर मिलता है, बट इस पे नज़र रखना चाहिए। चलिए।